दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश आप हमारे पेड बैच से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में आपको प्रतिदिन सभी डिक्टेशंस की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश दिए जाते हैं और कुछ ऐसी डिक्टेशंस जो केवल पेड मेंबर्स को ही प्राप्त होती हैं। हमारे पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए और बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। कांग्रेस का यह दावा चकित करने के साथ ही कई सवाल खड़े करने वाला भी है कि स्वतंत्रता के समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जो सेंगोल यानी राजदंड प्रदान किया गया था, उसका सत्ता हस्तांतरण से कोई संबंध नहीं। यदि यह सच है तो फिर नेहरू जी ने उसे स्वीकार क्यों किया था? बीते दिनों सेंगोल के बारे में जानकारी देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने जो फोटो जारी किए थे वे तो यही बता रहे थे कि उसे समारोह पूर्वक नेहरू जी को सौंपा गया था। कांग्रेस बताए कि आखिर यह समारोह क्यों हुआ था और उसका क्या अभिप्राय था। ध्यान रहे कि यह समारोह उसी समय हुआ जब 15 अगस्त को आधी रात सत्ता हस्तांतरण हो रहा था। कांग्रेस को यह भी बताना चाहिए कि तमिलनाडु में निर्मित यह सेंगोल जवाहरलाल नेहरू और फिर उनके पास से इलाहाबाद संग्रहालय तक पहुंचा कैसे? समझना कठिन है कि कांग्रेस सत्ता हस्तांतरण के एक महत्वपूर्ण प्रसंग की अनदेखी क्यों करना चाह रही है। कहीं इसलिए तो नहीं कि नेहरू जी ने सेंगोल को वह सम्मान नहीं दिया जिसका वह हकदार था। वह उनकी निजी संपत्ति जैसा बन गया और फिर उसे इलाहाबाद संग्रहालय भेज दिया गया। वहां उसे सोने की छड़ी के रूप में प्रदर्शित किया गया। निसंदेह यह भी एक रहस्य है कि सेंगोल को राजदंड के स्थान पर चलने की छड़ी यानी बेंत के रूप में क्यों परिभाषित किया गया? कहीं इसका कारण यह तो नहीं कि नेहरू जी सेक्युलरिज्म को जिस अवधारणा से प्रेरित थे उसमें उन्हें सत्ता हस्तांतरण की यह प्राचीन परंपरा रास न आई हो। वस्तु स्थिति जो भी हो, कांग्रेस सेंगोल के इतिहास को जिस तरह वर्णित कर रही है उससे यही लगता है कि उसे यह अच्छा नहीं लग रहा कि इस ऐतिहासिक राजदंड को इलाहाबाद म्यूजियम से लाकर संसद के नए भवन में स्पीकर के आसन के पास स्थापित किया जा रहा है। समस्या केवल यह नहीं है कि सेंगोल के इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया, बल्कि यह भी है कि उसे जनता से छिपाया भी गया। कोई नहीं जानता कि यह काम क्यों किया गया और कांग्रेस नए सिरे से उसमें भागीदार क्यों बन रही है। कांग्रेस अपने रवैये से यही प्रकट कर रही है कि उसे अपनी ही विरासत पर गर्व नहीं। अच्छा होता कि वह सेंगोल के मामले में विचित्र तर्क देने के
स्थान पर मौन रहती, लेकिन शायद उसे अपनी विरासत के साथ देश की संस्कृति और परंपराओं की उपेक्षा करने की आदत सी पड़ गई है। उसकी इन्हीं आदतों के कारण यह कहा जाता है कि आज की कांग्रेस वह नहीं जिसने देश को आज़ादी दिलाने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। यह अच्छा नहीं हुआ कि कांग्रेस ने पहले संसद के नए भवन के उद्घाटन के बहिष्कार का फैसला किया और फिर सेंगोल के इतिहास की अलग व्याख्या करने में जुट गई। चेंज जीवन के सरोकारों के प्रति यदि आप तनिक भी गंभीर हों तो एक बार अपने जिले की छोटी नदियों की फिक्र करें। छोटी नदियाँ कभी शहरों गांवों की संजीवनी हुआ करती थीं, किंतु यह विडंबना ही है कि धीरे धीरे उनका स्वरूप नाले के रूप में बदलता गया और किसी ने भी उनकी चिंता नहीं की। बड़ी नदियों के लिए तो योजनाएं परियोजनाएं बनती रहीं, लेकिन छोटी नदियों पर लोगों का कहर बढ़ता गया। कहीं लोगों ने उनमें खेत बना लिए तो शहरों में लोगों ने कॉलोनियां खड़ी कर दी और अब भी कब्जे करते ही जा रहे हैं। लखनऊ में कुकरेल का ही उदाहरण लें तो 16 किलोमीटर की यह नदी इतनी दयनीय हालत में पहुंच चुकी है कि इसका पानी हाथ धोने योग्य भी नहीं रह गया है और इसमें शहर के 51 नाले गिरते हैं। कुकरेल नदी कभी गोमती नदी की जीवन धारा थी, लेकिन आज इसका पानी गोमती को और प्रदूषित कर रहा है। कमोबेश ऐसा ही हाल कानपुर में पांडु नदी का, प्रयागराज में सुसुक देरी का, आगरा में उंटगन नदी का, मेरठ में काली नदी और बरेली में नकटिया नदी का है। इनके समेत अन्य सभी छोटी नदियों का अस्तित्व खतरे में है। छोटी नदियां ही बड़ी नदियों का आधार हैं। इन्हें संजीवनी मिली तो बड़ी नदियों का पुनरुद्धार स्वतः हो जाएगा, लेकिन इसका बीड़ा कौन उठाए, यह बड़ा प्रश्न है। जिन लोगों पर इन्हें जिंदगी देने की जिम्मेदारी है वही इनके गुनहगार हैं। नदियों पर यदि कब्जे हुए हैं तो इसके लिए जिला प्रशासन, नगर निगम और प्राधिकरण के अधिकारियों समेत उन जनप्रतिनिधियों को भी जिम्मेदार माना जाएगा जिन्होंने इसकी अनदेखी की या फिर कब्जा करने वालों को संरक्षण दिया। इन नदियों को पुनर्जीवन तभी मिल सकता है जब सरकार एक संकल्प के साथ इसकी पहल करे और व्यापक योजना बनाकर उसे अमल में लाए। यह जरूरी भी है क्योंकि जैसे जैसे इन नदियों का स्वरूप बदल रहा है, बरसात के दिनों में इनका कहर भी बढ़ रहा है। यह जन चेतना का भी विषय है। लोगों को भी नदियों को पुनर्जीवन देने के प्रयासों के साथ खड़ा होना होगा। स्टॉप।